हेलो दोस्तों, मैं हूं रश्मिन और यह हमारी चैनल है हम तुम 2.0 कनाडा लाइव। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कनाडा में आप किस तरह से अलग अलग ऑप्शन से यहाँ पर मूव हो सकते हैं, कैसे इमिग्रेट कर सकते हैं। तो उसके बारे में आज बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी डिटेल्स में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो हाईएस्ट पोर्शन या तो शेयर कहते हैं, जो कनाडा जो भी इमिग्रेशन से लोग आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है पीआर यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी। कई लोगों को शायद पता नहीं कि परमानेंट रेसिडेंसी क्या है, जो नॉर्मल वीज़ा होता है उससे। तो परमानेंट रेसिडेंसी में आपको 5 साल का वीज़ा दिया जाता है यहाँ पर, जिसमें से आपको 2 साल 5 साल में से 2 साल एटलीस्ट यहाँ पर रहना है। वो भी कंटिन्यूस नहीं रहना है, कुछ 710 या तो 720 दिन आपको यहाँ पर रहना है। तो वो आपको यहाँ पर रहते हैं आप 5 साल में से 710 या 720 दिन, तो आपको फिर वो एक्सटेंड कर देते हैं वीज़ा। तो ये है परमानेंट रेसिडेंसी यानी कि पीआर वीज़ा। उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन अलग अलग है। एक्सप्रेस एंट्री हो गई, पीएनपी नॉमिनेशंस हो गया और भी अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर रहते हैं। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर जो ये पीआर है उसमें हर साल 4 लाख लोग आते हैं। जैसे कि 2021 में ही हम यहाँ पर फिगर देख रहे हैं तो 4 लाख लोग आए हैं। और 2021 में 2020 यानी कि 2020 में 1,84,000 लोग आए थे, क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था, उसकी वजह से बहुत कम हो गया था उनका क्योंकि बहुत सारी फ्लाइट्स भी बंद थी और इन लोगों ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाए थे। जो जिनके वीज़ा थे वो भी नहीं आ पा रहे थे, बहुत सारे कंट्रीज़ में बैन थे। और उससे पहले 2019 में उसमें भी 3,41,000 या 3,41,000 लोग यहाँ पर आ गए हैं पीआर के तौर पर, इतने मूव हो चुके हैं। तो हर साल तकरीबन 3-4 लाख लोग यहाँ पर मूव होते हैं। और इनका जो आगे का भी प्लान है यानी कि उनका जो प्रोजेक्शन है, फोरकास्ट है, वो भी यही कहता है कि ये लोग हर साल 4 लाख या तो उससे ज़्यादा के इमिग्रेंट्स चाहते हैं उनकी इकोनॉमी में हर साल बाहर से आए। उसमें से ज़्यादातर जो रहते हैं वो इंडिया, चाइना, फिलीपींस से रहते हैं, नाइजीरिया से भी रहते हैं और बाकी बहुत सारे देश से भी लोग यहाँ पर मूव होते हैं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों यहाँ पर वर्क वीज़ा पर आने वाले लोग, जो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वर्क वीज़ा, वर्क परमिट पर आते हैं। चाहे वो आईटी बेस हो गई या तो कोई रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, या तो बहुत सारे अलग अलग कंस्ट्रक्शनल वर्कर हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल हो गए, नर्सिस हो गई। तो वर्क वीज़ा के और तौर पर भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं फिर और यहाँ पर आकर अपना वर्क एक्सपीरियंस बनाकर वो लोग पीआर के लिए फाइल करते हैं। अल्टीमेट एम तो हर किसी का यही होता है कि वो यहाँ पर आकर वो यहाँ पर मूव हो जाए और अपना परमानेंट रेसिडेंसी ले लें और पीआर लेकर वो अपना यहाँ पर सिटीजनशिप ले लें, यहाँ कैनेडियन सिटीजन, कैनेडियन पासपोर्ट ले लें। तो वर्क वीज़ा दूसरे नंबर पर है। हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा या तो वर्क परमिट के बेस पर आते हैं। और फिर आता है तीसरा, स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा पर भी यहाँ पर हर साल 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं जो यहाँ पर, क्योंकि वो भी इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने साथ बहुत सारी यहाँ की जो कॉलेज है उनको रन करते हैं। उनकी कॉलेज फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे इंडियन कॉलेजेस है उससे ज़्यादा। जैसे कि यहाँ पर आप नॉर्मल कोई कोर्स पकड़ लीजिए तो उसकी भी फ़ीस आपको 5 लाख या 10 लाख सालाना होती है। तो उसके हिसाब से अगर आप इंडियन कोई भी कॉलेज को कंपेयर करेंगे तो बहुत कम रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ की जो भी जीडीपी है, यहाँ पर जो भी इकोनॉमी है, उसमें भी काफ़ी अच्छा शेयर रखते हैं। क्योंकि बाहर से ये जो भी स्टूडेंट आते हैं वो यहाँ पर जॉब करते हैं और वो यहाँ पर अलग तरह से इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। लेबर फोर्स भी उनको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर की जो यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा अभी एज हो रहे हैं, मतलब वो बूढ़े हो रहे हैं, तो उनको ज़्यादा यंग पीपल चाहिए, ज़्यादा यंग इमिग्रेंट्स चाहिए। इसीलिए उनके जो क्राइटेरिया रहते हैं उसमें अगर आपकी एज 20 से लेकर 29 तक है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर आप ज़्यादा एज हैं, जैसे कि 30-35 से ज़्यादा एज है, तो आपके पॉइंट धीरे धीरे कम होते जाते हैं। क्योंकि उनको ऐसे लोग चाहिए जो यहाँ पर आए और उनकी इकोनॉमी में काम करे और गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, ताकि उनकी सिस्टम चलती रहे पूरी। तो ये 3 ज़्यादातर
कैटेगरीज है। सबसे पहली हो गई PR, दूसरे नंबर पर है वर्क वीज़ा और तीसरे नंबर पर है स्टूडेंट वीज़ा। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हम किस तरह से आए, या तो हम PR फाइल करें, हम वर्क वीज़ा फाइल करें, या तो हम स्टूडेंट वीज़ा फाइल करें। तो वो हर एक बंदे का, हर एक इंडिविजुअल का अपना अलग अलग क्राइटेरिया या तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि आपको किस वीज़ा में अप्लाई करना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें अब मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपका एलिजिबिलिटी चेक करती है। सबसे पहला तो आपका एज क्या है। अगर आप बहुत से जैसे कि आपकी स्टडी है वो बहुत टाइम से गैप चल रहा है, जैसे कि आपने बहुत 5 साल पहले कोई अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया था, बैचलर डिग्री ली थी या तो मास्टर डिग्री ली थी, तो अगर आपके पढ़ाई में इतना गैप हो गया है, आप 5 साल से फिर वापस पढ़ाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर मूव होने के लिए स्टडी करना चाहते हैं, ना कि वो एक्चुअल में स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि जिसको जो पढ़ाई करनी होती है वो जनरली बैचलर डिग्री लेने के बाद 1 या 2 साल के बाद गैप लेने के बाद मास्टर के लिए अप्लाई कर देते हैं। अगर वो 5 साल के बाद मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फिजिबल नहीं माने जाते। यहाँ पर कुछ सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल केसेस में वो लोग उनको वीज़ा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो यही चाहते हैं कि जो अंडर ग्रेजुएट या तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो अपनी पढ़ाई जब कंटिन्यूस होती है उसी टाइम पर अप्लाई करें। तो अगर आप स्टूडेंट है अभी, तो आपको ज़्यादा, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 4-5 साल का, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डायरेक्ट PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अल्टीमेट एम तो लोगों का यही रहता है कि वो यहाँ पर स्टडी करके भी PR के लिए फाइल करें। यहाँ पर आकर 1 साल या तो 2 साल या तो 3 साल का कोर्स लेते हैं, और फिर यहाँ पर उनकी स्टडी हो जाती है तो उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं कैनेडियन डिग्री का और कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का। उसकी वजह से उनको PR ईजीली हो जाता है उनका। तो अल्टीमेट एम तो यही है। तो अगर आपका डायरेक्ट PR हो रहा है तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं हो रहा है और अगर आपकी एज कम है तो आप स्टडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और 3rd नंबर पर है वर्क वीज़ा, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि यहाँ पर वर्क वीज़ा लेना थोड़ा मुश्किल है अगर आपके पास ऐसे कोई कॉन्टेक्ट या तो रेफरेंसेस नहीं हैं, और अगर आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है वो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर वर्क वीज़ा इजीली नहीं ले पाते। क्योंकि यहाँ पर उनकी सिस्टम में LMI है, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो जो भी अगर बाहर से बंदा आ रहा है तो उसको वो जस्टिफाई करना होता है कि ये बंदे को हम क्यों ला रहे हैं, इंडिया से क्यों इस इंजीनियर को ला रहे हैं, या तो प्रोफेसर्स को ला रहे हैं, यहाँ पर आपको नहीं मिल रहे क्या, तो उसको जस्टिफाई करना होता है। उसके बाद ही आप कहीं किसी को ला सकते हैं। हालांकि वो होता है, बहुत सारे लोग वहाँ से लाते हैं, इवन पिज़्ज़ा स्टोर्स के लिए भी लोग वहाँ से बाहर से लाते हैं, उनको जस्टिफाई भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। उसमें बहुत सारे एजेंट्स बहुत सारे पैसे भी लेते हैं। हालांकि वो इलीगल होता है, लीगली नहीं होता, लेकिन ऐसे भी लोग आते हैं। तो सबसे इजी वे है PR का, और दूसरा नंबर पर है स्टूडेंट वीज़ा, 3rd नंबर है वर्क वीज़ा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कैसे करें PR के लिए। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं CRS स्कोर के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। अगर आप किसी भी जगह पर एडमिशन भी लेने चाहते हैं तो आपका एक कट ऑफ, यानी कि आपके मार्क्स कितने हैं उसके ऊपर आपको स्कूल या कॉलेज में एडमिशन मिलता है। वैसे ही अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपको CRS स्कोर के बेस पर आपको वो लोग जज करते हैं कि आपका स्कोर कितना है, आप कितने एलिजिबल हो कनाडा में मूव होने के लिए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है अपना स्कोर आपको, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है और हमें ऑनलाइन ही आपको दिखाऊंगा। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसी में जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करने थे, ड्रॉप डाउन में से यस नो करना है कि आपकी एज क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री है आपके पास बैचलर या तो मास्टर, या तो फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड है या नहीं, आपके बच्चे हैं या नहीं, या तो फिर आपका जो स्पाउस है
उनकी पढ़ाई हुई है या नहीं, उनका IELTS स्कोर है या नहीं। अगर आपका IELTS आपने क्लियर कर लिया है, आपका इंग्लिश का बेंचमार्क क्या है, आप कितना अच्छा इंग्लिश को जानते हैं तो ये सब चीज़ें मिलाकर फिर आपका एक स्कोर बनता है जिसे CRS स्कोर कहा जाता है। और उसके बेस हर महीने यहाँ पर ड्रॉ होता है। जैसे कि बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में से अप्लाई करते हैं कनाडा में आने के लिए, लेकिन वो लोग इस स्कोर के बेस पर सबको कट ऑफ देते हैं कि भाई हमें अब 450 या तो 500 जिसका स्कोर है वहाँ तक के जो भी लोग हैं उनको वो लोग अलाउ करते हैं यहाँ पर आने के लिए, इनविटेशन भेजते हैं। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि CRS स्कोर कैसे डिफाइन करता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बने रहिए हमारी चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करिए जो भी कनाडा या तो यहाँ पर मूव होना चाहते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो भी हमें आप इस पर बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।